हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज हम अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 37 और क्लास 10-12 के बायोलॉजी में बॉटनी के लेक्चर नंबर 16 को लेकर के उपस्थित हैं विद्यार्थियों। जैसा कि कल के क्लास में मैंने आपसे इस बात को पूरी तरह से अवलोकित करा दिया था कि आप बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 14 से वीडियो को सीक्वेंस में देखें। विद्यार्थियों, इस समय मैं जेनेटिक्स में चल रहा हूँ, आनुवंशिकी में चल रहा हूँ और धीरे धीरे करके विद्यार्थियों हम आपको मानव आनुवंशिकी तक पहुँचा देंगे। इसलिए विद्यार्थियों सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज के लिए यही है कि आप वीडियो का सीक्वेंस में देखें और 14 नंबर लेक्चर से आप वीडियो को और भी सीक्वेंस में देखें। लेक्चर नंबर 14 में मैंने आनुवंशिकता के जनक फादर ऑफ हेरेडिटी मेंडल के परिचय को बता दिया। लेक्चर नंबर 15 में विद्यार्थियों मैंने आपको मेंडल की शब्दावली में कौन कौन से शब्द उपयोग में आ रहे हैं उनके बारे में बता दिया विद्यार्थियों। आज मेरा लेक्चर नंबर 16 है। मैं प्रत्येक शब्दों को डिफाइन करूंगा विद्यार्थियों एग्जाम्पल के साथ। आप उन्हें समझने का प्रयास करिएगा। फिर हमें मेंडल ने प्रयोग क्या किया उसे पढ़ना जरूरी है। फिर हम मेंडल के प्रयोग के बारे में आपको समझाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, कल के क्लास में आपने देखा था मेंडल की शब्दावली में सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहला जो पॉइंट आया था विद्यार्थियों वो था प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण विद्यार्थियों, इसकी अंग्रेजी बताई जा चुकी है आपको। आज के क्लास में अंग्रेजी नहीं बताई जाएगी। प्रभावी लक्षण का मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर और अप्रभावी लक्षण का मतलब अनडोमिनेंट कैरेक्टर। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? जोड़ों में स्थित विपरीत लक्षणों में से जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण छिपा रह जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जोड़ों में स्थित विपरीत लक्षणों में से जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण किंतु जो लक्षण छिपा रह जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कहते हैं। विद्यार्थियों, डिफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन पे फोकस करें। जोड़ों में स्थित विपरीत लक्षणों में से जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण छिपा रह जाए उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अगर मैं यहां पर आपको समझाने का प्रयास करूं लक्षणों के बारे में तो मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं जोड़ों में स्थित लक्षण, जोड़ों में स्थित लक्षण। यहां पर मैं लिखूंगा प्रभावी लक्षण और यहां पर मैं लिखूंगा अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण। अब अगर आप इसे समझने की कोशिश करें, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया लंबा पौधा, माने कैपिटल टीटी, वह बौना पौधा।
यानी कि विद्यार्थियों स्मॉल टीटी। अगर मैंने ले लिया गोल व पीला बीज, गोल के लिए डबल आर और पीला के लिए डबल वाई, दोनों कैपिटल में, वह झुर्रीदार हरा बीज, इसको मैंने ले लिया स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। विद्यार्थियों गोल के लिए कैपिटल आर जिन जोड़े में होते हैं, पीला के लिए कैपिटल वाई, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, हरा के लिए इसके सापेक्ष में स्मॉल वाई। विद्यार्थियों अगर आप इसमें फोकस करने की कोशिश करें तो आप देख रहे हैं जोड़ों में स्थित, देखिए लक्षण जोड़े में है, ये एक जोड़ी है, लंबा पौधा बौना पौधा। विद्यार्थियों एक जोड़ी विपरीत लक्षण है। अगर आप इसको देखें, गोल व पीला बीज, झुर्रीदार व हरा बीज, गोल व पीला एक जोड़ी विपरीत लक्षण यहां है, झुर्रीदार व हरा एक जोड़ी विपरीत लक्षण वहां है, एक जोड़ी दो जोड़ी विपरीत लक्षण है विद्यार्थियों। अब इसमें अगर हम प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण ढूंढने की कोशिश करें तो जो लक्षण दिखाई देगा वो प्रभावी है और जो लक्षण सिपार आ जाएगा वो अप्रभावी है। तो लंबे और बौने पौधे, लंबा पौधा स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन बौना पौधा छिप जाएगा। अगर लंबा पौधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब लंबा पौधा प्रभावी है, यानी कि विद्यार्थियों कैपिटल टीटी प्रभावी है। बौनापन छिप जाएगा, इसका मतलब बौना पौधा अप्रभावी है। इसका मतलब विद्यार्थियों स्मॉल टीटी अप्रभावी है। अगर मैं इसमें से देखने की कोशिश करूं विद्यार्थियों तो गोल व पीला बीज, झुर्रीदार व हरे के बीच में सबसे पहले दिखाई देगा। गोल व पीला बीज जिसको आपने दिखाया कैपिटल आर, ये प्रभावी हुआ। इसका मतलब जो आगे आ रहा है झुर्रीदार व हरा बीज, ये साफ निकल रहा है विद्यार्थियों की ये अप्रभावी लक्षण है। अगर विद्यार्थियों में सीक्वेंस को और आगे बढ़ा करके आपको समझाऊं, लाल फूल व सफेद फूल, अगर मैं इनको आगे की ओर ले चलूं, इनका जो सिंबल देंगे विद्यार्थियों या तो कुछ मान लेंगे या तो फूलों से दिखाएंगे। अगर मैं इनको ले चलूं तो लाल फूल और सफेद फूल, इनमें से सबसे पहले हमको लाल फूल दिखाई देगा, सफेद बाद में दिखाए। इसका मतलब लाल फूल प्रभावी लक्षण है और सफेद फूल क्या है, अप्रभावी है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि क्या होता है प्रभावी लक्षण, क्या होता है अप्रभावी लक्षण। जोड़ों में स्थित विपरीत लक्षणों में से जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे वो प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। जो लक्षण छिपा रह जाए वो अप्रभावी लक्षण, अनडोमिनेंट कैरेक्टर है। विद्यार्थियों मैंने मेंडल के जोड़ों में स्थित कुछ विपरीत लक्षणों को यहाँ समझाया, बाद में आपके हिसाब से प्रभावी या अप्रभावी समझाया है। विद्यार्थियों मेंडल ने अपने जो है आनुवंशिकी की घटना में जो है 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का स्टडी किया था, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का, जिसमें से कुछ मैं आपको यहाँ प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ। इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं डिफिनेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगला स्टेप आता है विद्यार्थियों विपर्यासी लक्षण। जिसे हम विपरीत लक्षण भी कहते हैं। और अगर आप इसे लेक्चर नंबर 15 से लिंक कराएं तो इसकी अंग्रेजी होती है एलिल या एलिलोमार्फ। क्या होता है विपर्यासी लक्षण? क्या होता है विपर्यासी लक्षण? जोड़ों में स्थित विपरीत लक्षणों को विपर्यासी लक्षण कहते हैं। जोड़ों में स्थित विपरीत या विरोधी लक्षणों को विपर्यासी लक्षण कहते हैं। विपर्यासी लक्षण कहते हैं। जोड़ों में स्थित विपरीत या विरोधी लक्षणों को विपर्यासी लक्षण कहते हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल को फोकस करके देखें
और समझने की कोशिश करें तो सबसे इम्पोर्टेंट विद्यार्थियों आपने सुना होगा, अभी आपको बताए भी हैं, लंबा पौधा व बौना पौधा। लंबा पौधा व बौना पौधा, विद्यार्थियों फोकस करके देखें। लंबा का विरोधी बौना जोड़े में है, यह आपका जो है विपर्यासी लक्षण है, अंग्रेजी में एलिली एलिलोमार्फ है। ऐसे विद्यार्थियों अगर देखें, लाल फूल व सफेद फूल, मटर में होता है ऐसा। अब विद्यार्थियों यहां पर देखें, लाल और सफेद एक दूसरे के ठीक विरोधी हैं, और अगर ये एक दूसरे के ठीक विरोधी लग रहे हैं तो इसका मतलब जो है ये विपर्यासी लक्षण है। ऐसे विद्यार्थियों अगर आप आगे की ओर ले चलें, गोल व पीला बीज, गोल व पीला बीज तथा झुर्रीदार व हरा बीज। विद्यार्थियों विपर्यासी लक्षण है, जोड़ों में स्थित, एक जोड़ी हो, दो जोड़ी हो, तीन जोड़ी हो, कुछ भी हो, जोड़ों में स्थित दो विरोधी लक्षणों को क्या कहते हैं? एलिल एलिलोमार्फ विपर्यासी लक्षण कहते हैं। विद्यार्थियों एक पीटीआर आता है, उस पीटीआर को आप नोट करें और ध्यान दें। मेंडल ने अपने प्रयोग में में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का पैतृक पीढ़ी से F3 पीढ़ी तक अध्ययन किया है, F3 का मतलब विद्यार्थियों तृतीय संतानीय पीढ़ी। जोड़ों में स्थित विपरीत या विरोधी लक्षणों को विपर्यासी लक्षण या एलिल एलिलोमार्फ कहते हैं। विद्यार्थियों लंबा का विरोधी बौना, लाल फूल का विरोधी सफेद फूल, गोल व पीला बीज का विरोधी झुर्रीदार व हरा बीज, ये विपर्यासी लक्षण है विद्यार्थियों। और यहां पर आपको एक पीटीआर मिल रहा है जो आपको याद करना होगा। मेंडल ने अपने खुद के प्रयोग में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का स्टडी किया और उनके पैतृक पीढ़ी से स्टडी करना शुरू किया और तृतीय संतानीय पीढ़ी माने F3 पीढ़ी तक स्टडी किया था विद्यार्थियों। अगर आप अगले स्टेप की बात करिए तो आता है विद्यार्थियों समयुग्मजी। तीसरा स्टेप आता है विद्यार्थियों समयुग्मजी। मेंडल की शब्दावली का तीसरा शब्द है विद्यार्थियों समयुग्मजी। अब आपसे अगर पूछा जाए समयुग्मजी क्या है, कल के क्लास में इसकी अंग्रेजी बताई गई थी। समयुग्मजी का मतलब होता होमोजाइगस। विद्यार्थियों समयुग्मजी किसे कहते हैं? जब युग्मक में बने दोनों जिन एक जैसे होते हैं तो उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। जब युग्मक में बने दोनों जिन एक जैसे होते हैं तो उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। जब युग्मक को अंग्रेजी में गैमेट्स कहते हैं विद्यार्थियों। जब युग्मक में बने दोनों जिन एक जैसे होते हैं तो उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। विद्यार्थियों अगर इसके एग्जाम्पल पे फोकस किया जाए तो एग्जाम्पल साफ आता है। पहला, दोनों जिन प्रभावी हों या फिर दूसरा आता है दोनों जिन अप्रभावी हों।
जब युग्मक में बने दोनों जिन एक जैसे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। विद्यार्थियों, युग्मक गैमेट्स जंतु या पौधों में अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन के पहले नर युग्मक मादा युग्मक अलग अलग होते हैं, वो अगुणित होते हैं। तो मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो उनमें अगर दोनों जिन एक जैसे हैं तो उन्हें समयुग्मजी कहते हैं और युग्मक को अंग्रेजी में गैमेट्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन के पहले अर्धसूत्री विभाजन के पहले गैमेट्स ही देखे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है विद्यार्थियों कि समयुग्मजी का मतलब या तो युग्मक में बने दोनों जिन प्रभावी हैं या तो दोनों जिन अप्रभावी हैं। जब युग्मक में बने दोनों जिन एक जैसे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। या तो दोनों प्रभावी हो या तो दोनों क्या हो? अप्रभावी हो। इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, शेष मैं आगे की ओर फिर बता रहा हूं आपको। विद्यार्थियों, अगला स्टेप है विषमयुग्मजी। क्या होता है विषमयुग्मजी? कल के क्लास से अगर आप देखें तो विषमयुग्मजी का मतलब हुआ हेटेरोजाइगस। विषमयुग्मजी किसे कहते हैं? समयुग्मजी का ठीक उल्टा बोलिए। जब युग्मक में बने दोनों जिन भिन्न भिन्न होते हैं, तो उन्हें विषमयुग्मजी कहते हैं। विषमयुग्मजी कहते हैं। जब युग्मक में बने दोनों जिन भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें विषमयुग्मजी कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल पे फोकस करें आप, तो जो इसका एग्जाम्पल निकल करके आपके सामने आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक प्रभावी हो और एक अप्रभावी हो। जब एक जिन प्रभावी वह दूसरा अप्रभावी हो। जब युग्मक में बने दोनों जिन एक जैसे होते हैं तो उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। या तो दोनों प्रभावी हो या तो दोनों अप्रभावी हो। जब युग्मक में बने दोनों जिन अलग अलग होते हैं तो उन्हें विषमयुग्मजी कहते हैं। यानी कि एक प्रभावी है तो दूसरा अप्रभावी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी। विद्यार्थियों, जिन आप आनुवंशिकी के इस लेक्चर को पूरा करिए। मानव आनुवंशिकी में मैं आपको जिन के बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगा, लेकिन आज के लिए जिन के बारे में आपको बता देते हैं। ध्यान से सुने। जिन हमेशा गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। अब गुणसूत्र ही आनुवंशिक पदार्थ का वाहक है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। विद्यार्थियों, अगर आपको एक दैनिक जीवन में आम प्रयोग से एग्जाम्पल समझाएं, धागे में गुथी हुई जो मोतियां होती हैं, जो माले के रूप में तैयार होती हैं, उनमें धागा जो कभी परिवर्तित नहीं होता विद्यार्थियों, धागा गुणसूत्र है। अगर धागा गुणसूत्र है तो इसका मतलब वो कभी बदलेगा नहीं, अर्थात डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और धागे के ऊपर जो मोतियां गुथी हुई हैं उनमें ब्लैक, व्हाइट, रेड ऐसे चलता रहेगा विद्यार्थियों, तो मोतियों में परिवर्तन हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि जिन बदल सकते हैं, प्रभावी भी हो सकते हैं, अप्रभावी या समान भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर साफ दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों कि जो धागे में गुथी हुई मोतियां हैं, धागा अगर गुणसूत्र है तो उसके ऊपर लगी हुई मोतियां जिन हैं। जिस प्रकार माले के टूटने से मोतियां बिखर जाती हैं, उसी प्रकार गुणसूत्र रूपी जो है धागे के टूटने से जो है सारे के सारे जिन बिखर जाते हैं। विद्यार्थियों, आज के क्लास में जिन को लेकर के बस इतना ही। शेष के लिए आप वेट करें, आपको सबसे टॉप क्लास का कंसेप्ट उसमें देंगे। आगे की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। इसे लेकर के अगर हम 5वें स्टेप की बात करें विद्यार्थियों, तो उसका नाम है संकर व संकरण। इसका मतलब हुआ विद्यार्थियों हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है संकर व संकरण? विद्यार्थियों सबसे पहले संकर, संकर माने हाइब्रिड, संकर बीज माने हाइब्रिड सीड्स। संकर किसे कहते हैं? एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच निषेचन के पश्चात प्राप्त संतान को संकर कहते हैं तथा इस क्रियाविधि को संकरण कहते हैं। इस क्रियाविधि को संकरण कहते हैं। क्या मतलब निकला विद्यार्थियों? एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले या ऐसे भी बोल सकते हो जोड़ों में स्थित विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच निषेचन के पश्चात प्राप्त होने वाले संतान को संकर कहते हैं और इस क्रियाविधि को ही संकरण कहते हैं। विद्यार्थियों अगर इसके एग्जाम्पल को आपको समझाएं, एक एग्जाम्पल भी हम पेश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लंबा पौधा है। वैसे आपको मेंडल के प्रयोग में संकरण और संकर की पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आएगी। अगर मेरे पास लंबा पौधा है और मेरे पास यहाँ बौना पौधा है और इसके बीच में मैंने सबसे पहले जो है परागण करवाया। परागण की क्रिया होने के बाद निषेचन होगा। निषेचन की क्रिया डन होने के बाद जो संतान प्राप्त होगा, माने जो संतति कोशिका मिलेगी, वो संकर है। और ये संपूर्ण चक्र जो आपने अपने अनुप्रयोग में लिया है, इसको विद्यार्थियों संकरण बोलेंगे। इसीलिए आपके सामने बताया गया है कि जोड़ों में स्थित विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच निषेचन के पश्चात प्राप्त होने वाले संतान को संकर कहते हैं तथा इस क्रियाविधि को संकरण कहते हैं। जोड़ों में स्थित विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच निषेचन के पश्चात प्राप्त होने वाले संतान को संकर कहते हैं और इस क्रियाविधि को संकरण कहते हैं। इस स्टेप का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। विद्यार्थियों अगर हम अगले स्टेप पे बात करें, संकर एवं संकरण के बाद बात करें 5वें नंबर की, जैसा कि आपने पीछे प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, समयुग विपर्यासी लक्षण, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, मतलब 4-5 आपने पीछे देख लिया। अगर हम 6वें स्टेप की बात करें विद्यार्थियों, तो आता है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, और अगर एक संकर संकरण को ओपनली समझो तो मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। विद्यार्थियों क्या है एक संकर संकरण? क्या है? सबसे पहले तो आप इसे देखिए, इसे एक संकर क्रॉस भी कहेंगे। आधा हिंदी आधा अंग्रेजी मिक्स है, इसे एक संकर क्रॉस भी कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। और आगे डिफिनेशन की बात तो ख्याल से सुने। एक जोड़ी
विपरीत लक्षणों वाले, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, एक संकर संकरण कहते हैं। याद रखिएगा, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में काम आएगा। एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप बोल सकते हैं, जैसे लंबा व बौना पौधा के बीच तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण हुआ। और आगे अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं लाल फूल व सफेद फूल वाले पौधे के बीच। अब अगली इंपॉर्टेंट बात आती है विद्यार्थियों, 7 नंबर, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण विद्यार्थियों, जिस प्रकार से एक संकर संकरण को हम लोग जो है एक संकर क्रॉस कहते हैं, उसी प्रकार से याद करें द्विसंकर संकरण को हम लोग द्विसंकर क्रॉस कहेंगे। इसकी परिभाषा पे फोकस करें। दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर इसके एग्जाम्पल पर फोकस करें तो आप अच्छी तरह से समझें। जैसे मान लीजिए गोल व पीला बीज एक जोड़ी तथा हरा व झुर्रीदार बीज के बीच। विद्यार्थियों फोकस करके देखें, दो जोड़ी विपरीत लक्षण हुआ कि नहीं। गोल व पीला बीज एक जोड़ी, हरा व झुर्रीदार बीज एक जोड़ी, दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले नर एवं मादा के बीच संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर अगले स्टेप की बात करें, बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण कल के क्लास में इसकी अंग्रेजी बताई गई थी, पॉलीहाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस। दो जोड़ी से अधिक विपरीत लक्षण वाले विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच संकरण को बहुसंकर संकरण कहते हैं। बहुसंकर संकरण कहते हैं। दो जोड़ी से अधिक विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच संकरण को बहुसंकर संकरण कहते हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल के लिए प्रयास करो कि इसका एग्जाम्पल कौन हो सकता है, तो ध्यान दीजिए। दो जोड़ी से अधिक, जैसे लंबा पौधा
गोल व पीला बीज तथा बौना पौधा झुर्रीदार व हरा बीज, झुर्रीदार व हरा बीज के बीच विद्यार्थियों आप काउंट करें कितने जोड़ी विपरीत लक्षण हो रहे हैं। लंबा पौधा, गोल व पीला बीज, एक लक्षण, दो लक्षण, तीन लक्षण। बौना पौधा, झुर्रीदार व हरा बीज, एक लक्षण, दो लक्षण, तीन लक्षण। स्पष्ट है कि लक्षणों की संख्या दो जोड़ी से ज्यादा है। तीन इधर हैं, तीन इधर हैं, तीन तीन छह लक्षण, छह लक्षण का मतलब तीन जोड़ी। दो जोड़ी से अधिक लक्षण है और दो जोड़ी से अधिक लक्षणों वाले पौधों के बीच होने वाले, नर एवं मादा के बीच होने वाले संकरण को बहुसंकर संकरण कहते हैं। विद्यार्थियों इस परिभाषा को आप कंफर्टेबली याद कर सकते हो बहुत आसानी से। एक संकर संकरण, एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले नर एवं मादा के बीच संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। या तो लंबे और बौने पौधे के मध्य हो जाए, या तो लाल फूल और सफेद फूल के मध्य हो जाए। द्विसंकर संकरण, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे गोल व पीला बीज एक जोड़ी और झुर्रीदार व हरा बीज दो जोड़ी है, दो जोड़ी हो गया। दो जोड़ी से अधिक नर एवं मादा के बीच होने वाले, दो जोड़ी से अधिक विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच होने वाले संकरण को क्या कहते हैं? बहुसंकर संकरण कहते हैं। इसमें मैंने तीन जोड़ी विपरीत लक्षण का आपको एग्जाम्पल दे दिया है। पौधा लंबा है, बीज गोल है, रंग पीला है। पौधा बौना है, बीज झुर्रीदार है, रंग हरा है। तीन जोड़ी हो गया तो दो जोड़ी से अधिक। ऐसे आप तैयार कर सकते हैं चार जोड़ी में भी। पौधा लंबा है, फूल लाल है, बीज गोल है, रंग पीला है। पौधा बौना है, पुष्प सफेद है, बीज झुर्रीदार है, रंग में हरा है। चार जोड़ी हो जाएगा विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद भी है कि आपको यह चीज समझ में आ रही होगी। इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों शब्दावली में अगला स्टेप है लक्षण प्रारूप, जिसकी अंग्रेजी आपने कल के क्लास में पढ़ी थी फिनोटाइप। विद्यार्थियों ये लक्षण प्रारूप जो है ये बहुत कॉमन है मेंडल के प्रयोग में। जब आप एक संकर संकरण कराएंगे, द्विसंकर संकरण कराएंगे, बहुसंकर संकरण कराएंगे तो आपको वहां लक्षण प्रारूप निकालना होता है। बहुत कॉमन शब्द है लक्षण प्रारूप, इसलिए इसे समझें। किसी भी जीव के बाह्य संरचना को लक्षण प्रारूप कहते हैं। किसी भी जीव के बाह्य संरचना को लक्षण प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप कहते हैं। किसी भी जीव के बाह्य संरचना को लक्षण प्रारूप या जीनोटाइप नहीं विद्यार्थियों, लक्षण प्रारूप है तो इसका मतलब फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप कहते हैं। विद्यार्थियों अगर आप लक्षण प्रारूप को समझने की कोशिश करें, मैं आपको पहले बता रहा हूं, मेंडल ने जब एक संकरण प्रयोग कराया था, एक संकरण प्रयोग, या मेंडल ने जब द्विसंकरण प्रयोग कराया, द्विसंकरण प्रयोग कराया, तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट से पहले ये बता रहा हूं ताकि एग्जाम्पल की प्रतिपुष्टि हो सके। आपने लक्षण प्रारूप की परिभाषा तो पढ़ ली, किसी जीव के बाह्य संरचना को लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। तो अगर मेंडल ने एक संकरण प्रयोग कराया तो उसमें क्या हुआ? टोटल चार पौधे बने, चार पौधे बने, और अगर ये चार पौधे बने थे तो इनमें लंबा,
अनुपाते बौना देखा गया, क्योंकि बाह्य संरचना को फिनोटाइप कहते हैं। लंबा अनुपाते बौना, तो लंबा अनुपाते बौना ये बाह्य संरचना ही है। बराबर मिला था विद्यार्थियों 3:1, मतलब अगर 3 गो लंबा था तो 1 गो बौना था। अगर विद्यार्थियों द्विसंकर का क्रॉस की बात करें तो इसमें 16 पौधे बने थे, 16 पौधे बने। और अगर 16 पौधे बने थे, 16 पौधे बने टोटल, तो इनमें बीज को देखा गया। अगर उन बीजों को देखें तो जो बीज बने थे वो कैसे थे? 16 पौधे बने, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बीज बने। तो इसमें क्या था? गोल व पीला, वो हटाइए, गोल पीला, गोल हरा, गोल हरा। इसके बाद दिखाई दिया था झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, फिर दिखाई दिया था झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। और अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये आया था अनुपात में निकल करके 9:3:3:3:1, 9:3:3:3:1। अगर गोल व पीला 9 था तो गोल व हरा 3, झुर्रीदार व पीला 3, झुर्रीदार व हरा 1 था। अगले स्टेप को समझे जो हमारा है 10वां, जीन प्रारूप। जीन प्रारूप अंग्रेजी में आपने इसको जीनोटाइप बोला था। किसी भी जीव के जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। किसी भी जीव के जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। किसी भी जीव के जीनी संरचना को जीनोटाइप, कोष्टक में हिंदी में लिख दीजिए, जीन प्रारूप कहते हैं। और अगर आप मेंडल के संकरण प्रयोग में चलें, जैसा कि ऊपर दिखाए हैं, संकरण प्रयोग, एक संकर संकरण प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग। द्विसंकर संकरण प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग। अगर आप देखें तो विद्यार्थियों, जब आप एक संकर संकरण प्रयोग देख रहे हैं तो एक संकर संकरण प्रयोग में जो है, जो जीन प्रारूप था, जो जीन प्रारूप अनुपात था, और जो द्विसंकर संकरण में जीन प्रारूप अनुपात था, विद्यार्थियों ये जीनी संरचना को व्यक्त करता है। जीनी संरचना का मतलब कितने कितने प्रकार के जीन बने थे। अगर एक संकर में जीन प्रारूप देखेंगे विद्यार्थियों तो 1:2:1, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, शुद्ध बौना। और अगर इसमें देखेंगे विद्यार्थियों तो इसका जो अनुपात था वो ये था विद्यार्थियों, 1:2:4:1:1:2:1:1। विद्यार्थियों हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, जो रेशियो आपको इस समय डिफिनेशन के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं,
जब हम लोग मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और मेंडल का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें ये सारी बातें अपने आप समझ में आती जाएंगी। इसलिए आप एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण के लिए एक्साइटेड रहिए और अपने अंदर एक नई उत्तेजना लाइए कि जो आज रेशियो हम याद कर रहे हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप का, वो हमको पता चल जाए। इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको मेंडल की शब्दावली में लास्ट शब्द का डिफिनेशन बताता हूँ। विद्यार्थियों अगले स्टेप को ध्यान दें, जो कि मेंडल की शब्दावली में लास्ट शब्द है संकर पूर्व संकरण। विद्यार्थियों इस नाम से तो आपको ये कम मिलेंगे, लेकिन इसका जो अंग्रेजी नाम है बैक क्रॉस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बैक क्रॉस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों कि इसलिए इसकी हिंदी जो संकर पूर्व संकरण है, इसको तो आप ध्यान रखिए, लेकिन इसकी अंग्रेजी को सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि बैक क्रॉस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको इसकी तरकीब बताता हूँ। डिफिनेशन क्या है विद्यार्थियों? संकर संतान। अब आप ये मत कहिएगा हमको संकर नहीं मालूम है। संकर संतान तथा उनके पूर्वजों के मध्य होने वाले संकरण को संकर पूर्व संकरण कहते हैं। संकर पूर्व संकरण कहते हैं। संकर संतान तथा उनके पूर्वजों के मध्य होने वाले संकरण को संकर पूर्व संकरण कहते हैं। आप डिफिनेशन को समझें। संकर संतान, अभी आपको संकर पढ़ाए हैं, जोड़ों में स्थित विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच निषेचन के पश्चात प्राप्त संतान को संकर कहते हैं और उस क्रियाविधि को संकरण कहते हैं। संकर पूर्व संकरण माने बैक क्रॉस किसे कहते हैं? संकर संतान तथा उनके पूर्वजों के मध्य होने वाले संकरण को संकर पूर्व संकरण कहते हैं। कितनी बढ़िया बात है विद्यार्थियों। अगर इसका एग्जाम्पल आपके सामने पेश करें तो उम्मीद है आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। आइए आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये मेरी पैतृक पीढ़ी है, पैतृक पीढ़ी से हम चले F1 पीढ़ी। इसका मतलब होता है विद्यार्थियों प्रथम संतानीय पीढ़ी। अगर हम F1 से चले विद्यार्थियों F2 पे, तो इसका मतलब हुआ द्वितीय संतानीय पीढ़ी। द्वितीय संतानीय पीढ़ी। अगर हम इससे नीचे चले विद्यार्थियों, ये F2 है विद्यार्थियों। अगर हम इससे नीचे चले विद्यार्थियों तो नंबर आता है F3 का। इसको बोलते हैं तृतीय संतानीय पीढ़ी। तृतीय संतानीय पीढ़ी। अब आप थोड़ा चीजों को समझें। जो पैतृक पीढ़ी दिख रही है, पैतृक पीढ़ी से जब मेंडल प्रथम संतानीय पीढ़ी में आए थे तो यहां पर उनके आनुवंशिकता का विचार फेल हो गया था। यहां मेंडल का प्रयोग असफल रहा। लेकिन विद्यार्थियों जैसे ही वो F1 से F2 में आए थे तो यहां पर उन्होंने देखा था कि F1 से F2 में आने पे मेंडल का प्रयोग सफल रहा। विद्यार्थियों इसका एक जबरदस्त सीन रहा, कारण रहा। उस कारण की व्याख्या तो हम लोग पढ़ते समय कर लेंगे, बट आप ये जाने कि मेंडल को F1 पीढ़ी में सफलता नहीं मिली। मेंडल को सफलता अगर मिली थी तो F2 पीढ़ी में मिली थी। और मेंडल ने जो प्रयोगात्मक स्टडी किया था विद्यार्थियों, वो एक पीढ़ी या दो पीढ़ी तक नहीं, 3 पीढ़ियों तक अध्ययन किया था। इस चीज को भी ध्यान दें। अब मैं आपको समझाता हूं बैक क्रॉस। विद्यार्थियों अगर आप एग्जाम्पल पे ऑब्जर्व करें, मान लीजिए इस पीढ़ी में संकर संतान मिला,
अगर संकर संतान हमको F1 पीढ़ी में मिल गया, अगर संकर संतान हमको कहाँ मिल गया? F1 पीढ़ी में। अब ये संकर संतान जाकर के जो है पैतृक पीढ़ी के साथ संकरण कर ले, तो इसका मतलब यहां संकर पूर्व संकरण है कि नहीं है? संकर पूर्व संकरण है कि नहीं? क्यों? क्योंकि संकर संतान तथा उसके पूर्वजों के पूर्वज पीछे हैं, आगे नहीं मिलते विद्यार्थियों। संकर संतान जिसको हमने F1 पीढ़ी में पा लिया, मान लिया, संकर संतान तथा उनके पूर्वजों के मध्य होने वाले संकरण को संकर पूर्व संकरण कहते हैं। या फिर आप मान लीजिए कि हमको F2 पीढ़ी में संकर संतान मिला। अगर F2 पीढ़ी में संकर संतान मिला, अब आप फोकस करिए, अगर F2 पीढ़ी में संकर संतान मिला तो इसके दो पूर्वज हैं, या तो F1 पीढ़ी है या तो फिर पैतृक पीढ़ी है। तो ये बैक जा रहा है कि नहीं? बैक जा करके क्रॉस कर रहा है, इसी को बैक क्रॉस कहते हैं। संकर संतान तथा उनके पूर्वजों के मध्य होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। विद्यार्थियों, आई होप कि आप मेंडल की शब्दावली को समझने का प्रयास किए होंगे। आपको ये लाइक भी आएगा, अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। आप केवल मेरे द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट को, डेफिनेशन को एक बार अच्छी तरह से सुने, और अगर लगता है कि भूलने की प्रक्रिया है तो अपने नोट्स में इसे मेंटेन करें। विद्यार्थियों, कम से कम आप मेरी इस मेहनत को सफल बनाएं। विद्यार्थियों, मैं कोई भी वीडियोस आपको बहुत मेहनत से प्रोवाइड करता हूं विद्यार्थियों, इसलिए मेरे चैनल को ध्यान दें, देखें, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्नेह अर्पित करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। विद्यार्थियों, मैं जितना ज़्यादा मेहनत ऑफलाइन मोड में करता हूं विद्यार्थियों, उतनी ही ज़्यादा मेहनत मैं ऑनलाइन मोड में भी करता हूं। बस आपके स्नेह और आपके प्रेम की जो है आकांक्षा करता हूं विद्यार्थियों। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट और शेयर भी करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।